टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस क्लॉजेज में बेसिकली 4 सब क्लॉजेज हैं। 4.1 is understanding the organization and its context. Second is understanding the need and expectation of interested parties. 4.3 is determining the scope of the environmental management system. And fourth is environmental management system. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं सारे। तो सबसे पहला है 4.1 which is understanding the organization and its context. इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ISO 14001 के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपके लिए होने वाली है वो ये कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बेसिकली इसमें मतलब क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, किस किस तरह से और कहाँ कहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। मतलब बेसिकली कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को अच्छे से समझ लें, अपने एक शॉर्ट एनालिसिस कर लें अपने लिए। अपनी अगर हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हैं, यानी हम ISO को चाहते हैं, तो हम वो क्यों चाहते हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से समझ के एक जगह पे कर लेना, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो आप देखो यहाँ पे डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So determine external and internal issues that are relevant to company's purpose। मतलब कंपनी के पर्पस के लिए जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं, जो पहली बात इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी की EMS को अचीव करने की या उसके जो आउटकम है उनको अचीव करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इश्यूज को की हमें एक लिस्ट बनानी होती है, एक इंटरनल इश्यूज की और एक एक्सटर्नल इश्यूज की। समझ में आया? तो मान लीजिए आप ESG मैनेजर हैं, आप सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, या सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम लोग एक इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इश्यूज की एक लिस्ट बनाएंगे। जो पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि वो हमारे पर्पस यानी कंपनी का जो भी पर्पस है उसको फुलफिल करे। दूसरा चीज कि अगर ISO सर्टिफिकेशन हमें चाहिए या उसका जो हमें आउटकम चाहिए, ये सर्टिफिकेशन से जो भी हम आउटकम अचीव करना चाहते हैं उसकी एबिलिटी को जो अफेक्ट कर सकता है, ऐसे इश्यूज हमें लिखने हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बेस्ड सच इश्यूज इंक्लूड इन्वायरमेंटल कंडीशंस बीइंग अफेक्टेड बाय और कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन वो इश्यूज जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल कंडीशन से या तो अफेक्ट हो सकते हैं या उनको अफेक्ट कर सकते हैं, तभी बोल रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। ये चीज याद कर लो क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं। इंटरनल इश्यूज जैसे कि क्या हो गए, मान लीजिए कि आप एक डेटा सेंटर, मतलब आपकी जो कंपनी है वो एक डेटा सेंटर कंपनी है, तो आपके इंटरनल इश्यूज इन्वायरमेंटल रिलेटेड, याद रखना यहाँ पे आप एंटरप्राइज लेवल इश्यूज को नहीं लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल, अगर आप एक डेटा सेंटर हैं तो आपके इंटरनल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप भाई डेटा सेंटर जो रन होता है वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे रन होता है, ठीक है। मे बी जो आप चिलर्स यूज कर रहे हैं डेटा सेंटर में उनकी इफिशियंसी कम है, ये आपने इशू पता कर लिया। या कि आपको ये पता चल गया कि हमारे पास एनर्जी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि रैक लेवल पे, सर्वर लेवल पे या अलग अलग जगह पे कैसे हम एनर्जी को मॉनिटर करें, यानी कैसे हमें, भाई पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। बट कैसे पता चलेगा कि किस सेक्शन की वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा है, इस चीज को पता करना, इसको इसको बोलते हैं मतलब इंटरनल इश्यूज पता करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके घर का बिजली का बिल जो आता है वो 2,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। और पहले वो 500 रुपए आता था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विपमेंट या किसकी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसको इस तरह इतने माइक्रो लेवल पे एनर्जी को मॉनिटर करने का अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजली का बिल क्यों ज्यादा आ रहा है और किसकी वजह से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। या चौथी चीज हो गई कि आपके पास कोई वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। आप हो तो डेटा सेंटर पर, आपको पता ही नहीं है कि आपका ई वेस्ट जो है वो कितना जनरेट हो रहा है, या जो भी वेस्ट का हेड है उनको पता ही नहीं है कि ई वेस्ट
का कैलकुलेशन भी होता है, यानी अवेयरनेस की कमी है, कॉम्पिटेंसी की कमी है, और इवन एक सिस्टम होने की ही कमी है। तो ये आपके हो गए कुछ इंटरनल इशू। ऐसे ही आप क्या करोगे, मान लो आप बैंकिंग सेक्टर के हो, आप जिस भी सेक्टर के हो, आप अपने सेक्टर के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के हिसाब से अपने कुछ कुछ इश्यूज जो है वो लिस्ट डाउन कर लोगे, एक लिस्ट बना लोगे। ठीक है, ये हो गया आपके इंटरनल इश्यूज, वो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड। याद रखना, ये इंटरप्राइज लेवल के इश्यूज नहीं है, ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इश्यूज लिख लेंगे। एक्सटर्नल इश्यूज क्या हो गए, जैसे हमने, अगर आप इंडिया में हो तो जैसे हमने बताया था पहले कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके कुछ रेगुलेटरी नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट का एक सेपरेट प्रॉपर एक 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 रूल है, कुछ रेगुलेशंस हैं। वैसे ही प्लास्टिक वेस्ट को कैसे आपको कंप्लाई करना है, हजार्डस वेस्ट के लिए क्या है, नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए क्या है, वेस्ट वाटर के लिए क्या क्या है, आप ऐसे ही उसको बाहर डिस्पोज नहीं कर सकते उस वेस्ट वाटर को, तो उसको कैसे करना है। देन इसके अलावा समझ लीजिए कि ये सब हो गया वाटर वेस्ट। एयर है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा, आप ऐसी इंडस्ट्री से है जहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, कितनी नॉक्स जाएगा, कितना सॉक्स जाएगा, इनकी भी एक परमिसिबल लिमिट होती है जो फॉलो करना होता है। तो कुल मिला के मतलब इसका समरी ये है कि जो भी इन्वायरमेंटल की जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपका एक्सटर्नल इशू है, क्योंकि उसको आपको मीट करना है। ठीक है, सेकेंड इशू क्या हो सकता है, क्योंकि आपके लिए सेकेंड एक्सटर्नल इशू इज क्लाइमेट चेंज, यानी कि हाई टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आप एक डेटा सेंटर हो, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी डेटा सेंटर के अंदर, और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, विच मीन्स आपका स्कोप टू एमिशंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि हाई टेम्परेचर होना आपके लिए एक एक्सटर्नल इशू है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि मार्केट में जो डिमांड है वो ग्रीन प्रोडक्ट की होने लगी है। अगर आप नोटिस करोगे तो अब ग्रीन डेटा सेंटर होने लगे हैं। ग्रीन डेटा सेंटर करने के लिए कुछ उसके दो चार मतलब चीजें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, जिससे आप ग्रीन डेटा सेंटर की तरफ जा सकते हो। बट आपके लिए इशू क्या है, आपका इशू ये है कि अब जो कस्टमर हैं या जो क्लाइंट की डिमांड है, अब वो एक एक जो नॉर्मल डेटा सेंटर है वो नहीं रही, अब लोग ग्रीन प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे हैं। आप देखोगे, आप खोल के देखना डालमिया और अल्ट्राटेक की एनुअल रिपोर्ट या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, तो आपको समझेगा कि अब वो ग्रीन सीमेंट की तरफ जाने लगे हैं, अब ग्रीन ब्रिक्स आने लगी है, इको इको लेबल वाले बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं। मतलब क्या है कि अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड होने लगी है। मेरा जो भी मेरा कस्टमर बेस है वो अब उनको मांग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए एक्सटर्नल इशू है। अगर हम सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि अब मेरा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट चाह ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, चौथी चीज क्या है कि अब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, जैसे हमने अभी बताया कि अगर आप ग्रीन डेटा सेंटर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आपके डेटा सेंटर्स में बेसिकली स्कोप टू एमिशन विच इज बिजली का बिल का खपत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो वो कैसे कम होगा, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोक्योर करने लगो। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट सोलार पैनल नहीं लगा सकते तो आप आयरेक के लिए जाओ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम, द मेन थिंग इज कि एज पर योर सेक्टर या एज पर योर कंपनीज कॉन्टेक्स्ट या कंपनीज पर्पस, रिन्यूएबल एनर्जी इज अ एक्सटर्नल इशू फॉर यू, क्योंकि अब जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल इश्यूज वो हो गए जो आपके आपके खुद के कंट्रोल में है, यानी आपकी कंपनी के कंट्रोल में है। अगर आप ईएसजी मैनेजर हो तो आपके कंट्रोल में है। और एक्सटर्नल इश्यूज वो हो गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी एक लिस्ट बना लेनी है कि मेरे इंटरनल इश्यूज क्या है, मेरे एक्सटर्नल इश्यूज क्या है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमने यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है हमने डेटा सेंटर का ही, लेकिन यूए बेस्ड डेटा सेंटर का। आप एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ।
और हर एक कॉलम में अपना हर एक बॉक्स में आप अपना एक स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर थ्रेट लिख के आप इस तरीके की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही हमने डेटा सेंटर जो कि एक यूएई बेस्ड डेटा सेंटर के लिए बनाया है, तो मान लो स्ट्रेंथ क्या होगा, और एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ हमारा इंटरनल इशू में आता है। ठीक है, मान लो स्ट्रेंथ हमने उसको नंबर दे दिया S1 S2 S3, इस तरीके से आप लिस्ट आउट कर सकते हो। ये हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपको ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ऐसे करना है, बट ये एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो स्ट्रेंथ मेरी क्या क्या है, इस कि तुमने पता कर लिया कि मेरी स्ट्रेंथ नंबर 1 है कि मेरे पास एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, मेरा दूसरा है कि हमारे पास एक अच्छा एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बेसिक लेवल पे है। ठीक है, हमारा तीसरा ये कि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टुवर्ड्स ईएसजी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव को बहुत आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारा S4 है कि हम ISO 9001 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सम पार्ट ऑफ ISO 14001 इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ISO 9001 जो होता है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक अलग ISO है। लेकिन ये सारे ISOs में सबसे बेसिक ISO होता है, आपने देखा होगा इवन छोटी सी छोटी कंपनियों में लिखा होता है कि वो ISO 9001 सर्टिफाइड है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल एंटरप्राइज लेवल पे जाओ तो ISO 9001 सबसे बेसिक ISO होता है। फिर अगर आप इन्वायरमेंटल में आओ तो ISO 14001 जो है वो सबसे बेसिक ISO होता है। ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे तो इशू, अगर मान लीजिए आपका ये है कि आपके पास एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। अगर आपका एनर्जी कंजम्पशन कम है तो आपका स्कोप टू एमिशन ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या बोल रहा है वो कि भाई आपने ये पता कर लिया कि मेरा जो एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल बिल किन सर्वर, रैक या किसकी वजह से ज्यादा आ रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा आपने S3 बताया कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, मतलब आप ESG के टुवर्ड्स ऑलरेडी काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि ISO की बहुत सारे जो ISO के जो बहुत सारे रिक्वायरमेंट है वो आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट या तो कर चुके हो या आपके लिए बहुत इजी होगा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और अगला ये है कि ISO 9001 जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इसका मतलब जो आपका EMS बनेगा या फ्रेमवर्क बनेगा या जो आप उसे SOP बोल लो, जो भी बोल लो, वो जो डॉक्यूमेंट है उसका बहुत आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीकनेस की। ये भी मेरा इंटरनल इशू है, तो वीकनेस को हमने फिर से मार्क कर दिया, W1 2 3 वट। पहला क्या है कि हमारा ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अगर हम डेटा सेंटर हैं तो हमने आपको बताया सबसे ज्यादा जो फुटप्रिंट हमारे लिए हाई है इन्वायरमेंटल, वो है एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि डेटा सेंटर पूरा का पूरा एनर्जी पे चलता है, यानी बिजली पे चलता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, इसका मतलब आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो। अब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप ग्रिड से खरीद रहे हो विच मीन्स कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो, नहीं तो आप रिन्यूएबल खरीद रहे हो। लेकिन अगर हम वीकनेस में लिख रहे हैं तो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ग्रिड से कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम मेरी क्या है कि मेरे जो चिलर्स हैं वो पुराने हो गए हैं और उनकी एफिशिएंसी कम है। तो अगर मेरे चिलर्स पुराने हैं और उनकी एफिशिएंसी अब कम हो गई है तो सीधी सी बात है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तीसरी चीज हमने क्या लिखी कि हमारे पास वेस्ट सेग्रीगेशन का कोई मेथड नहीं है। हमें अभी नहीं पता कि हम कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे। हम सारा वेस्ट या तो एक ही जगह डाल रहे हैं, या ये कह दो कि हमें कुछ वेस्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो हम डिस्पोजल कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम हजार्डस वेस्ट को गलती से, बिकॉज मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं है या मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, हम आई एम नॉट अ स्किल्ड पर्सन, इसकी वजह से जो डिस्पोजल है वो हजार्डस वेस्ट का, वो मेरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को ब्रीच कर दे रहा है। ठीक है, चौथी मेरी वीकनेस क्या है कि मेरे एम्प्लॉय को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ही नहीं है, जो हमने W3 में भी बोला कि मान लो आपके पास जो इन्वायरमेंटल के लोग हैं, यानी कि जो आपकी टीम में लोग हैं, वो उन्हें यही नहीं पता कि डिफरेंट
कैटेगरी ऑफ वेस्ट क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता कि हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट क्या होता है, और उन्हें यही नहीं पता कि आपकी कंपनी में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो हजार्डस के अंडर में कौन कौन सा है और नॉन हजार्डस के अंडर में कौन कौन सा है। इसका मतलब क्या है कि आप जो ईएमएस का कंट्रोल करोगे वो बहुत, आप ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। पहली बात तो आपको कंट्रोल में ही दिक्कत आएगी, और अभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ईएमएस की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज टू हैव अ ट्रेन्ड पीपल इन योर टीम, वो आपका ब्रीच हो जाएगा। ठीक है। और अदर वीकनेस, जो नेक्स्ट वीकनेस हमें पता चली वो क्या, कि मेरे पास वाटर कंजम्पशन का भी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे से हमारा वाटर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका इस बार 1000 मीटर क्यूब वाटर कंजम्पशन हुआ, या लीटर मान लो वाटर कंजम्पशन हुआ, ठीक है, और अगली बार अगले महीने ही वो 1200 हो गया। आपके पास अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो आप नहीं पता कर पाओगे कि 1200 क्यों हो गया, मतलब 200 ज्यादा क्यों हो गया मेरा कंजम्पशन, कहाँ पे क्या दिक्कत आई। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि आप ओवर यूज करोगे, आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ पर मतलब प्रॉब्लम है, ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपॉर्चुनिटीज में। नाउ एज अ डेटा सेंटर विच इज यूए बेस्ड, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हमने ये लिस्ट डाउन कर ली, ये मेरा एक्सटर्नल इशू है। ठीक है। अब उसको, पहली चीज हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पुश फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखते हो तो सब्सिडरी प्लान होते हैं, या अब बैंक जो हैं वो सस्टेनेबल फाइनेंस के अंडर में, जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी या जो लोग ग्रीन या सोशल लोन लेना चाहते हैं, उनको बहुत सारे अब ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस मिलने लगे हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ बेनिफिट मिलते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देर इज अ पुश, एक एक्सटर्नल पुश है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का, जिससे क्या होगा, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है सोलार पैनल को इंस्टॉल करने की। हमको या तो सब्सिडी में फ्री मिल जाएगा, या हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, या हमें बैंक कम पैसे में लोन दे देगी, सॉरी कम इंटरेस्ट में लोन दे देगी। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि क्लाइंट की डिमांड है ग्रीन डेटा सेंटर की, विच मीन्स कि आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा अगर आपका ईएमएस स्ट्रांग है, अगर आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। तो अगर हम ये ईएमएस, ये मेरे लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम ईएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। द थर्ड अपॉर्चुनिटी इज की अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अब मार्केट में बहुत एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज आने लगी हैं, जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है और आप सर्टेन इनिशिएटिव्स लाते हो जिससे कि आपका ये बिजली का बिल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड देन अगर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिक आपका एमिशंस कम हो जाएगा। ठीक है। एंड देन लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ईएसजी रिपोर्टिंग ट्रेंड। इतना सिंपल है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग या ईएसजी रिपोर्टिंग करते हैं तो वो आप स्टेक होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ेगा, और बहुत इम्प्रूव होगा, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपका रेटिंग बढ़ेगी, एसजी रेटिंग, एसजी स्कोरिंग बढ़ेगी। ठीक है। नाउ कम्स थ्रेट। थ्रेट क्या है कि मान लो, पहला तो ये है कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ जाएं अगर दुबई म्युनिसिपैलिटी से, या आप इंडिया पे हो तो सीपीसीबी या एसपीसीबी से, तो फिर नॉन कंप्लायंट के कुछ रिस्क हो सकते हैं, ये आपका इशू, ये आपका एक एक्सटर्नल इशू हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई तो ऑटोमेटिक आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट हो गई, जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया था, तो क्या होगा कि आपका जो कूलिंग है वो और बिजली की खपत करेगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, स्कोप टू एमिशन बढ़ेगा। ठीक है। चौथा क्या है कि अगर मान लो आप ऐसे किसी रीजन में आपका डेटा सेंटर है जहां पर वाटर स्कार्सिटी है, तो आपको आपको आपका डेटा सेंटर चलाने में ही दिक्कत आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि आपके कि जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है, अब उनका जो शिफ्ट है, वो प्रोडक्ट का शिफ्ट इन्वायरमेंट की तरफ, या सस्टेनेबिलिटी की तरफ, या इको लेबल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं उनकी तरफ जा रहा है। इससे क्या होगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग तरीके से ही चलते जाओगे तो मे बी कि आप कुछ कस्टमर लूज कर दोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वॉट एनालिसिस करके भी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज
को लिख सकते हो। याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से आते हैं, आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते। तो होता क्या है या कैसे करना होता है, अगर आप ईएसजी मैनेजर हो तो आप एक रिसर्च करो, सेकेंडरी रिसर्च करो, आपके पीयर्स के रिपोर्ट पढ़ो, आपके कॉम्पिटिटर्स के रिपोर्ट पढ़ो, और इवन जब रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो 4-5 तो लोकल पेयर्स उठाओ और 4-5 ग्लोबल पेयर्स भी उठाओ कि ग्लोबल मार्केट में लोग कैसे कर रहे हैं काम। और तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। देन ज्योग्राफिकल रीजन बहुत मैटर करता है, आप किस ज्योग्राफी में हो। आप मे बी इंडिया में किसी ऐसी लोकेशन में हो जहां पर वाटर स्कार्सिटी है और आप डेटा सेंटर हो, तो ऑफ कोर्स आपके लिए वो एक एक्सटर्नल इशू है। ठीक है। इसके बाद आपको वो ब्रेन स्टॉर्म करना होता है डिफरेंट डिफरेंट टीम के साथ, इंटरनल रिस्क टीम के साथ, ऑपरेशनल टीम के साथ, ऐसे करके फाइनल एक इंटरनल और एक्सटर्नल इशू की लिस्ट बनती है। ठीक है। आप समझते हैं 4.2 विच इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। याद रखना, इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब स्टेक होल्डर होता है। ठीक है। आप, अगर आपको ये भी नहीं पता स्टेक होल्डर क्या होता है तो वो भी हम बता देते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब कि जो भी लोग आपकी कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनसे या तो कंपनी को किसी तरीके का एक इम्पैक्ट हो सकता है या कंपनी से उनको किसी तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज यानी स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब कि वो लोग जिनसे या तो आपको या आपकी कंपनी से जिनको कुछ एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट होता है, दैट इज योर इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन shall determine the interested parties that are relevant to the environmental management system। इसका मतलब सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जो इस ईएमएस सिस्टम के लिए तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, यानी वो स्टेक होल्डर कौन है जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। सेकेंड इज कि उनके नीड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इसे बोलते हैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करना। ठीक है। एंड देन उनके जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन है उसमें से क्या क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, इसको लिस्ट डाउन करना, ये एक लिस्ट बनाना इज योर बेसिकली, तुम इस तरीके से तुम इंटरेस्टेड पार्टीज यानी कि तुम्हारे स्टेक होल्डर जो हैं उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझ सकते हो। ठीक है। इसमें देखो क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि म्युनिसिपालिटी या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी जो भी तुम्हारे लोकल गवर्नमेंट है, उनके जो जो रेगुलेटरी या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस तुम पे डाल रहे हैं, वो जो हैं वो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होंगे। देन तुम्हारे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर्स, सॉरी नॉट स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होंगे, क्योंकि जो तुम्हारी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं वो उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना बहुत जरूरी है। देन तुम्हारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तुम्हारे सप्लायर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, कुछ एनजीओ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है। ये इंटरेस्टेड पार्टी और स्टेक होल्डर की जो लिस्ट होती है ये कॉमन नहीं हो सकती, ये तुम्हें अपनी कंपनी के लिए खुद से बनानी होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के लिए कौन कौन सी पार्टीज या स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो, ये लिस्ट आपको खुद से बनानी पड़ती है। खुद से इसका भी एक तरीका है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की लिस्ट को निकालने का। जैसे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला था, उसी से ही आप ये पता कर सकते हो कि कौन से स्टेक होल्डर हैं और उनको किस किस ब्रैकेट में रखना है। देन यू कैन कम अप विद योर फाइनल लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर जिनको इंटरेस्टेड पार्टीज बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे इंटरेस्टेड पार्टीज कैसे हैं, यानी कि तुम्हारे स्टेक होल्डर कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि अपनी कंपनी के सारे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को लिख लो। ठीक है। कि आपकी कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करती है। मान लीजिए आप बैंक है, तो आपकी आपकी एक बिजनेस टीम होगी, आपकी एक रिस्क टीम होगी, आपकी एक ऑपरेशन यानी कि आपकी एक एक टीम होगी जो सिंपल, एक टीम होगी आपकी जो सप्लायर वेंडर से कनेक्ट करती होगी। ऐसे करके आप अपने जो जो एक्टिविटीज करते हो अपने कंपनी में, जो एक ऑपरेशंस करते हो, और आपकी इंटरनल टीम किन किन लोगों किस किस तरीके की एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, ये आप एक उसकी लिस्ट बना लो।
नेक्स्ट क्या करो, आप खुद से या तो सोचो और या आप ब्रेन स्टॉर्म करो। मेरा सजेशन हमेशा होगा कि फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग आप खुद करके देन ऑलवेज गो फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, ओके। विच मीन्स कि हमेशा अपने लोगों के साथ, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, इंटरनल लोगों के साथ बैठो और उनके साथ सोचो कि अब ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी हमारी कंपनी की जो भी एक्टिविटीज या ऑपरेशंस हैं, उनके उनके बारे में कौन ज्यादा केयर करता है, या जिससे इन इन एक्टिविटीज से किसको इम्पैक्ट पहुंचता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिससे कम्युनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रियल एस्टेट का, बेसिकली आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और आप कभी कभी ऐसी प्रॉपर्टीज बनाते हैं जहां पर आपको पूरी की पूरी कम्युनिटी को शिफ्ट करना होता है कहीं पे। विच मीन्स कि ये आपका एक ऑपरेशन है, आपकी कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इस कंपनी और आपकी इस एक्टिविटी से किसको कौन है जिसे बहुत या तो इम्पैक्ट पहुंचता है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट होता है, वो कौन है, कम्युनिटी है। तो इसका मतलब आपके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो कम्युनिटी हो गया। ठीक है। ऐसे एक एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे सोचना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे लोगों की एक लिस्ट बना लेनी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन सारी एक्टिविटीज से इफेक्ट होंगे। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, जो हमने एग्जांपल दिया उसमें कम्युनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। आपको ऐसी लिस्ट बना लेनी है कि जिससे कंपनी के जो एक्टिविटीज हैं या जो ऑपरेशंस हैं उससे जिन लोगों को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उनका एक लिस्ट बना लो, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हो या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हो। ठीक है। और उसके बाद अब ये देखो कि इन लोगों की, या आपको चेक करना है कि इन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का क्या टाइप है, और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताते हैं कि जनरली कंपनीज में जो स्टेक होल्डर एक्टिविटी जो करनी होती है, या आप बोल दो ईएसजी रिलेटेड स्टेक होल्डर जो एक्टिविटी करनी होती है, वो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में आप हर तरीके के सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि आप एक्टिविटी बहुत बार नहीं कर सकते, इतना आपको कोई एंटरटेन नहीं करते हैं इतने सारे स्टेक होल्डर, है ना। एक चीज हो सकती है, मान लीजिए आपने मान लिया, आपकी पॉलिसी है कि आप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट साल में 2 बार करोगे, तो आप 2 बार उनसे ये नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन पूछ सकते हो। तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ इन्वायरमेंटल पूछोगे तो आपको बार बार कोई और जाएगा किसी और के साथ, नहीं। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करते वक्त आप हर तरीके के सवाल एक ही जगह पूछ लो, और फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड वाले जो लोग हैं उनको साइड में कर लो। ठीक है। तो मान लीजिए आप एक बैंक है, ठीक है, और आपकी एक्टिविटीज क्या है। एक तो आपकी एक्टिविटीज हो सकती है कि आपके ऑफिस के ऑपरेशंस, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम होगा, लाइटिंग सिस्टम होगा, आपके पास डेटा सेंटर हो सकते हैं, सर्वर रूम हो सकते हैं, आपका पेपर यूसेज होगा, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क होगा, आपका आईटी इक्विपमेंट यानी कि ई वेस्ट हो सकता है, आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट हो सकता है यानी कि आउटसोर्स क्लीनिंग वेस्ट। ये सारी आपकी कंपनी की इन एक्टिविटीज हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज टाइप की हैं। नाउ इन एक्टिविटीज के बारे में कौन केयर कर रहा है, तो रेगुलेटर्स मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रेगुलेटरी पीपल। तो सबसे पहले क्या हो गया, रेगुलेटर्स। सेकंड क्या है, सेंट्रल बैंक, जिनके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ा, बिकॉज यू आर अ बैंक। में भी अगर आप कोई और सेक्टर होते तो आपके लिए कोई एक सेंट्रल कोई और कंपनी आप मतलब आपका मेन स्टेक होल्डर नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप बैंक हो, जैसे इंडिया में आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है दूसरे बैंक्स को, राइट। जैसे कि यहाँ पे यूएई में सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है, विच इज सीबी यूएई, उनके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी बैंकिंग सेक्टर को मीट करना होता है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटर्स। तो इसलिए सेकंड हो गया रेगुलेटर, सॉरी सेंट्रल बैंक। थर्ड है आपके कस्टमर, क्योंकि आप ये बैंकिंग सर्विसेज किन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू योर कस्टमर। ये जो एटीएम्स हैं, ये जो लोन्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, ये सारे आप किसी न किसी तरीके के कस्टमर को दे रहे हो। ठीक है। चौथा हो गया आपके इन्वेस्टर या आपके शेयर होल्डर, यानी कि जो आपकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं ताकि आप आगे मूव कर सको, यानी यानी जो पैसा है, जो लिक्विड पैसा है, ये सारा मूव हो सके। ठीक है। इसके बाद हो गया आपके एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि जो भी ये ऑफिस के ऑपरेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइटिंग हो गया, एचवीएसी हो गया,
इनके बारे में कौन केयर करता है? एम्प्लॉय। अगर आपके पास लाइट नहीं होगी तो एम्प्लॉय काम कैसे करेगा? ठीक है। फिर सप्लायर और वेंडर क्यों? क्योंकि ई वेस्ट या आईटी इक्विपमेंट को मे बी डिस्पोजल के लिए आपने कुछ वेंडर से कनेक्ट किया है, देन कुछ आपकी सर्विसेज को रन करने के लिए, जैसे पेपर खरीदने के लिए आपको किसी सप्लायर की जरूरत है, तो इस तरीके से सप्लायर एंड वेंडर। एंड देन क्योंकि आप बैंक हैं और आप कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं विद इन योर कम्युनिटी, देन योर कम्युनिटी। ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये मेजर एक थॉट प्रोसेस की तरफ है कि मतलब हम ये एक डमी बैंक है जिसने ये सोचा है कि मेरी इन एक्टिविटीज के बारे में कौन केयर करता है? ये केयर करते हैं। ठीक है। ये चेंज होता रह सकता है आपके हिसाब से। अभी आपने क्या किया, एक टेबल बना ली कि ये ठीक है, ये मेरे स्टेक होल्डर हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई म्युनिसिपालिटी मुझसे बोल रही है कि आपको वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट को अलग करना है। सेंट्रल बैंक ने आपको रिक्वायरमेंट दी है कि आपको ईएसजी डिस्क्लोजर्स करने हैं। ठीक है। कस्टमर आपसे कह रहा है कि मुझे ग्रीन बैंकिंग के प्रोडक्ट चाहिए, ग्रीन बैंकिंग या ग्रीन लोन चाहिए, सोशल लोन चाहिए। इन्वेस्टर आपसे कह रहा है कि उसे स्कोप 1 2 3 की वैल्यूज प्रॉपर चाहिए, यानी कार्बन ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इम्प्लॉयज आपसे बोल रहे हैं, आपके इम्प्लॉयज का इशू है कि उन्हें सेफ वर्क प्लेस चाहिए और उन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, ऐसे कुछ करके। और मे बी आईटी वेंडर्स आपसे बोल रहे हैं कि ई वेस्ट का डिस्पोजल सही से होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, उसका टाइप लिख लो कि ये किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। क्या ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या वॉलेंटरी रिक्वायरमेंट है? क्या ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, या सिर्फ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है? एंड देन उसके बाद में लिख लो कि तो बैंक को क्या क्या करना चाहिए इन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसे बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझना। अब आपका सवाल एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिक्वायरमेंट पता कैसे चलेंगी। तो उसके लिए हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एक्सरसाइज एक होती है जो करते हैं, वो भी हम किसी वीडियो में आपको समझा देंगे कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि आप एक गूगल फॉर्म बनाते हो या एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बनाते हो, उसमें आप अपने सम सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखते हो कि क्या ये टॉपिक आपको जरूरी है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके आपने लिख लिया। एंड देन आप वो अपने स्टेक होल्डर्स को भेज देते हो और स्टेक होल्डर के आंसर्स के बेसिस में आपको उनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट पता चल जाती है। ठीक है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो तुम्हें ऐसे भी पता होगी, क्योंकि अगर आप एक कंपनी हो तो आपको एनीवेज पता होना चाहिए कि रेगुलेटरी और या सेंट्रल बैंक आपसे क्या चाहती है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पर जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं जैसे कि कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, इम्प्लॉय, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको एक इंगेजमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट में 4.3, विच इज डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ईएमएस के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होगा ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। देखो समझो, अगर आपकी कंपनी के 10 बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, यानी 10 यूनिट है, और वो 10 यूनिट, अभी हम ऐसे बता दें, मान लो इंडिया में आपके 10 यूनिट है, एक पुणे में है, 2 मुंबई में है, 2 बैंगलोर में हैं और 4 गुड़गांव में हैं, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे टोटल 10 यूनिट है। तो जब आप आईएसओ 14001 के लिए पहली बार जाना चाहते हो, मान लो दिस इज द फर्स्ट टाइम, आप आपकी कंपनी की ईएसजी प्रैक्टिसेस अभी पिछले साल ही शुरू हुई हैं और आपने अब धीरे धीरे ईएसजी प्रैक्टिसेस बिल्ड कर रहे हो और आप पहली बार आईएसओ 14001 के लिए जाना चाहते हो, तो आप 10 बिल्डिंग के लिए एक साथ तो नहीं जा सकते, 10 ऑफिसेस के लिए एक साथ तो नहीं जा पाओगे, 10 यूनिट को एक साथ तो कवर नहीं कर पाओगे। इसी चीज को बोलते हैं स्कोप को डिफाइन करना। स्कोप डेफिनेशन में एक चीज हमेशा याद रखना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ हटा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा एमिशंस मेरे ज्यादा हैं तो मैं एमिशन हटा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। स्कोप का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक बाउंड्री तय करते हो, आप एक एक्टिविटीज तय कर देते हो कि भाई मुझे अभी, मैं फर्स्ट टाइम आईएसओ 14000 के लिए 1 के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ एक ही बिल्डिंग का आईएसओ लेना चाहता हूँ जो मेरा हेड क्वार्टर है। अब मान लो आपका हेड क्वार्टर पुणे में है, अब तो आपका स्कोप क्या हो गया, पुणे का, और मान लो पुणे में आपकी 2 बिल्डिंग है तो बिल्डिंग 1 का आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए हमें। दिस इज स्कोप। ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ईएमएस टू एस्टैब्लिश द स्कोप। यानी कि आपकी क्या बाउंड्री है, तो बाउंड्री तो यही हो गई कि 10 ऑफिस में से पुणे के ऑफिस, और वो भी हेडक्वार्टर विच इज माय बिल्डिंग 1, मुझे इसका आईएसओ 14001 सर्टिफिकेशन के लिए जाना है।
एप्लीकेबिलिटी मतलब अब उस बिल्डिंग में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और कितनी एक्टिविटीज मेरे लिए एप्लीकेबल हैं, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करना, इसे बोलते हैं ईएमएस फ्रेमवर्क बनाना। ये आप ये सारी जब आप प्रोसेस कर रहे हो, इसका मतलब आप स्कोप को डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद वंस स्कोप इज डिफाइंड, all activities and product within the scope needs to be included in the environment system। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी एक्टिविटी को हटा नहीं सकते। आप जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएंगे उनसे ये नहीं बोल सकते कि मेरा एनर्जी और मेरा वाटर तो मतलब ठीक है, पर मैं वेस्ट अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वेस्ट को हटा दूंगा, नहीं, ऑफ कन्वीनियंस नहीं हटा सकते। तो इसलिए आपको एक्टिविटीज जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हैं स्कोप में, उनको अच्छे से डिफाइन करना है और कन्वीनियंस में नहीं हटा सकते। लास्ट इज द स्कोप शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड अवेलेबल टू आईपी। ये बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेड वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि डॉक्यूमेंटेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। दूसरा चीज ये कि जो भी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं तो जो भी वो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा उनका डॉक्यूमेंट जरूर चेक करेगा। तो ये कोर्स में या ये लेसन्स में जहां जहां पर हम डॉक्यूमेंटेड बताएंगे, इसका मतलब ये कि आपको उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। स्कोप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना मतलब एक आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी एक डॉक्यूमेंट में, यानी एक एक आप प्रूव्ड एक डॉक्यूमेंट रखिए जिसमें आपके पास लिखा होना चाहिए कि क्या स्कोप के लिए आप आईएसओ 14001 जाना चाह रहे हैं, जिसमें से क्या क्या एक्टिविटीज प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। और वो ये सारा जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, ये आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज थे ना उस वक्त, उनको बताना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने उनसे इंफॉर्मेशन ले ली और तो आप उनको कैसे बताओगे? आप उनको ईमेल के थ्रू बता सकते हो, इसे बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन करना। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो कि आपने वेबसाइट में डाल दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें जो स्कोप है, इसमें बेसिकली आता क्या क्या है ना, ये सवाल होता है। तो सबसे पहले आपको अपने जो स्कोप का डॉक्यूमेंट बनाना है, जो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज लिखने हैं, ठीक है, जो हमने 4.1 में सिखाया था। फिर दूसरी चीज, आपको अपनी कंप्लायंस यानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस लिखनी है, जो हमने आपको 4.2 में बता दिया था कि क्या क्या आपके ऊपर लीगल या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट, फंक्शन और फिजिकल बाउंड्रीज लिखने हैं, जो हमने आपको बता दिया कि अगर आपके पास 10 बिल्डिंग है, 10 में से पुणे में हेडक्वार्टर बिल्डिंग 1 का आप आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहते हो। उसके बाद आपको उस स्कोप डॉक्यूमेंट में ये लिखना है कि आपकी कंपनीज की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट देना, जो हमने 4.1 में बताया था आपको, वो लिखना होता है। देन लास्टली आपको लिखना होता है कि क्या अथॉरिटी है और क्या एबिलिटी है टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। इसका मतलब कौन कौन से लोगों की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और या क्या क्या किसकी अथॉरिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीजों को लिखना होता है स्कोप के डॉक्यूमेंट में। इन शॉर्ट, बहुत छोटे शब्दों में आपको बताएं तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ऑपरेशन, कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए। बट हमेशा याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कन्वीनियंस से कोई प्रोसेस हटा दो। तो आपका स्कोप स्टेटमेंट कैसा दिख सकता है, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। वो आप ऐसा लिख सकते हो कि द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कवर्स ऑल ऑपरेशन ऑफ सम डेटा सेंटर। ऑल ऑपरेशंस, रिमेंबर ये क्या बोल रहा है, ऑल ऑपरेशंस। इसका मतलब कि अगर मेरी बिल्डिंग मेरा पुणे के ऑफिस का बिल्डिंग 1 का हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब का हमें आईएसओ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम करवाना है। वो कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे दुबई या पुणे में, और उनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम, बैकअप पावर सिस्टम, फैसिलिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। इट एक्सक्लूड्स थर्ड पार्टी केटरिंग एंड ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज। ये एक्टिविटी जो है, इसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। कि इस वाले में हमने जो मेरे थर्ड पार्टी की केटरिंग है या जो ऑफिस की क्लीनिंग सर्विसेज है, हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। कन्वीनियंस से नहीं, कोई रीजनिंग होनी चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके का आप एक स्टेटमेंट, स्कोप का स्टेटमेंट दे सकते हो।
याद रखना, जब आपको आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिलेगा तो ये जो स्कोप है ये उसमें क्लियरली मेंशन होगा। अगर आप कुछ भी चीज एक्सक्लूड कर रहे होगे तो वो एक्सक्लूजन भी उस सर्टिफिकेशन में लिखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट इज 4.4 विच इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनली कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिकली में क्या करना है ये बता रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम्स, यानी कि जो आउटकम है ईएमएस के, उनको अचीव करने के लिए और अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कंपनी को क्या क्या करना चाहिए? कंपनी को इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है। प्लीज ये चीज को समझो कि कंटिन्यूली इम्प्रूव, यानी कि पीडीसीए साइकिल का जो ए पार्ट है, एक्ट, वो बहुत जरूरी है। ये जो आपके ऑडिटर आएंगे वो ये आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप बेस्ट हो, वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जहां जहां पे जो चीजें नहीं कर पा रहे हो उनका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या आपने बनाया है, क्या आपके पास एक विजन है कि ठीक है इस साल मेरी ये चीज अगर नहीं भी सही है तो नेक्स्ट ईयर क्या क्या मुझे कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है, ये एक प्लान रेडी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगा अगर आप कुछ उनके उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट के अगर कुछ पैरामीटर को आप टिक नहीं कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होगा आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का एक पूरा प्लान है, ठीक है। So an environmental management system including the processes needed, their interaction in accordance with requirement of these international standard। की बात ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मेंटेनेंस प्लान या और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्लान को अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हो, आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया है, देन यू आर गुड टू गो। यू कैन ऑलवेज गेट अ सर्टिफिकेट। जब आपके पास एक ऑडिटर आता है तो ऑडिटर के पास एक चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट के जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादातर वही होते हैं जो आईएसओ में मेंशन होते हैं, बस थोड़ा सा ड्रिल्ड डाउन होते हैं, थोड़ा सा डीप डिग करके बने होते हैं वो पॉइंट्स। और आप क्या कर सकते हो कि आप अगर मान लीजिए कि ऑडिटर आता है और ऑडिटर आपके सारे अपने चेकलिस्ट के बॉक्सेस को टिक नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्लान है तो देयर इज अ चांस कि यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।